लेक्चर की शुरुआत अपन डिस्कशन से करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का A1 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्ट करनी है एक 3x2 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स आपको 2i माइनस जैसे दे रखे हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन इलस्ट्रेशन में भी लिया था। तो यहाँ पर जब आप a 3x2 की मैट्रिक्स लिखोगे तो ये उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे और आई और जे की वैल्यू रखते जाओ तो आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल A11 की वैल्यू निकालूं तो आई और जे को 1 1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 2 निकालूंगा तो आई को 1 और जे को 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट्स रख दोगे तो आपको यहाँ से ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। A2 क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कब एग्जिस्ट करता है, जब मैट्रिसेस का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम है तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स को डायरेक्ट अपन क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, इनको आपस में सॉल्व कर लोगे तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबकी वैल्यूज मिल जाएगी। A3 क्वेश्चन के अंदर आपको 3 इक्वेशन दे रखी है मैट्रिसेस के फॉर्म में, तो मैंने रिवर्स करके लिख रखी है, मतलब जो लास्ट में इक्वेशन है पहले लिख दी, इन तीनों को मैंने 1 2 3 इक्वेशन दे दिया और मेरे को मैट्रिक्स ए फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे डिफरेंस लेते जाओ तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे 1 और 2 को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो यहां से आपके पास बच जाएगा 5a प्लस बी और दो मैट्रिक्स के डिफरेंस से निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफरेंस होते जाएंगे। 2 और 3 को सेपरेट करोगे तो यहां पर आ जाएगा 3a प्लस बी इक्वल्स टू दिस वन। फर्दर अपने को a निकालना है तो इसको फिर अपन क्या कर देते हैं, फिर इसको आप सेपरेट कर दो तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2a विल बी इक्वल्स टू, सेपरेट करोगे तो 4 माइनस 1 8 और ये वैल्यू आ जाएगी -2। फर्दर a जो आएगा वो 2 से आप डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2 माइनस हाफ 4 और -1, ये इसका आंसर आ गया। 1 पार्ट 1 के A4 में आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है जिसके सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 और -1 ही हो सकते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि A11 A21 और ये आपको सम क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब अगर हर एलिमेंट 1 और -1 हो सकता है तो इसका मतलब यहां से अपने पास इन दोनों का सम अगर 0 होगा तो आपके पास एक का प्रोडक्ट 1 होना पड़ेगा, एक का प्रोडक्ट क्या होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी अपने पास आ सकती हैं, वो क्या आएगी, A11 इंटू A21 अगर आपके पास क्या हो जाए 1 हो जाए तो साइमल्टेनियसली आपके पास क्या होना पड़ेगा, A12 इंटू A22 होना पड़ेगा आपके पास -1। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास हो सकती है कि A11 इंटू A21 वो हो जाए -1 और साइमल्टेनियसली आपके पास A12 इंटू A22 हो जाए आपके पास 1। अब वापस यहां पर देखते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट 1 कैसे आ सकता है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 1 1 आने के लिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है 1, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो एक तो ऑर्डर पेयर इन दोनों का 1 1 बन सकता है या फिर दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बन सकता है, -1 बन सकता है। फर्दर यहां पर बात करें तो यहां पर अपने पास क्या हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो एक 1 होगा तो दूसरा क्या होगा आपके पास -1, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है -1 और 1। इसका मतलब यहां से दो तरीके हो गए, यहां से दो तरीके हो गए, 2 ways एंड 2 ways। अब अगर आपके पास इन दोनों का सम अगर 0 चाहिए तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए। इसका मतलब यहां से टोटल आपके पास 2 इंटू 2 4 वेज मिल जाएंगे इसके। सिमिलरली यहां पर अगर देखा जाए तो वापस दो नंबर का प्रोडक्ट अगर -1 है तो फिर वापस क्या होगा, ये 1 ये आपके पास हो जाएगा -1, ये ऑर्डर पेयर बन गया। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपके पास, -1 और 1। तो इसके कितने तरीके हो गए आपके पास, 2। फर्दर यहां देखा जाए तो प्रोडक्ट 1 तो दोनों या तो 1 हो सकते हैं या फिर आपके पास दोनों क्या हो सकते हैं, -1 हो सकते हैं। तो फिर वापस देखा जाए तो यहां पर आपके पास 2 वेज और यहां पर भी आपके पास कितने हो गए, 2 वेज। और मैट्रिक्स बनने के लिए आपके पास ये चारों एलिमेंट साइमल्टेनियसली चाहिए, तो इसका मतलब यहां से आपके पास वापस 2 इंटू 2 4 वेज हो गए। तो अब देखा जाए तो आपके पास मैट्रिक्स जो बननी चाहिए तो आइदर दिस केस विल बी पॉसिबल और दिस केस विल बी पॉसिबल। तो टोटल वेज जो हो जाएंगे आपके पास, तो टोटल वेज आपके पास क्या हो जाएंगे यहाँ पर 4 + 4 दैट इज 8। तो अपने पास 8 टोटल मैट्रिसेस बन सकती हैं ये फॉलोइंग कंडीशंस यूज करते हुए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का A5 जो है वो तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, वो आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। A6 क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स A दे रखी है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई भी उसमें पूछा हुआ है, कंडीशन दे रखी है उसमें। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की मैं 1 0 0 1 मान लेता हूं। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको LHS और RHS को आपको वेरीफाई ही करना पड़ेगा। तो LHS लिखा हुआ I प्लस है तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा। RHS लिखा हुआ I माइनस ए इंटू सम अनदर मैट्रिक्स, तो I माइनस ए करा और इस मैट्रिक्स के साथ रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो इस RHS को अगर आप देखते हो तो RHS का जो पहले आपके पास टर्म होगी इसको साइन कॉस में अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा
इंटू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहां पर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली ये वाली वैल्यू इन दोनों को भी आप कैलकुलेट कर लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप अगर चेक करते हो तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, तो दैट इज ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2। इसमें से आपके पास अगर अपन बात करें तो यहां से पहले माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। ये दो टर्म जो रहेंगी इनको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना। अब यहां पर देखा जाए तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 1, कॉस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2। तो अब आप अगर देखो यहां पर जो एलएचएस लिखा हुआ था वो 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ गया। सिमिलरली यहां पर जो वैल्यू आएगी उसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा बाई 2, और यहां जो वैल्यू आएगी उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एलएचएस हो गया। तो ये आपके पास एलएचएस आरएचएस बराबर हो गए, तो ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन A7 में आपको fx एक मैट्रिक्स दे रखी है और RHS में ले लेता हूं पहले जो आपको दे रखा है fx इंटू fy, तो fx इंटू fy आपके पास हो गया। वापस इनको रो बाय कॉलम से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज cos a प्लस b। फिर माइनस टाइम्स cos x साइन y माइनस साइन x cos y प्लस 0, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये वापस क्या बनेगा आपके पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला, तो माइनस आ जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस वाई। फर्दर 0 कॉस एक्स इंटू 0 साइन माइनस साइन एक्स इंटू 0 1 इंटू 0, ये 0 आ गया। यहां पर लिखोगे तो कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और फिर आ जाएगा 0, तो ये फिर क्या बन गया आपके पास साइन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली बाकी जब आप सब कैलकुलेट कर लेना तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहां आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 0 0 1, तो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। आपको क्वेश्चन में एक्स पर तो कंडीशन दे रखी है। अब अगर अपन ने एफ ऑफ क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, वाई की किस वैल्यू के लिए होगा, तो अगर अपन ने एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई चेक करा तो डायरेक्टली आपके पास किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ गया। इसका मतलब एलएचएस आरएचएस हमेशा ही सही है, और ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या होता है, वाई बिलोंग्स टू आर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का A1 जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें a प्लस 2b एक मैट्रिक्स दे रखी है और लास्ट में और दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, a प्लस 2b एंड 2a माइनस b, और ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b दे रखा है। तो अगर मैं डायरेक्टली अगर a प्लस 2b का अगर ट्रेस निकालता हूं, ट्रेस का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो ट्रेस ऑफ a प्लस 2b कितना हो गया प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 1। तो अब ट्रेस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ट्रेस ऑफ a प्लस 2b कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b विल बी इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली जो दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है इसकी बात करें तो यहां पर भी अगर ट्रेस ऑफ 2a माइनस b की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वापस डायगोनल एलिमेंट्स का सम आएगा, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो इसका मतलब यहां से फिर प्रॉपर्टी लगा लो, तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b विल बी इक्वल टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व 1 and 2 फॉर ट्रेस ऑफ a एंड ट्रेस ऑफ b। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी आ जाएगा, तो अपन a माइनस बी ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हैं। A2 जो क्वेश्चन है वो आराम से आप कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन ले रखा है अपन ने। 12 आपके पास ऑर्डर है, मतलब 12 आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो कितनी मैट्रिसेस बनेंगी वो A2 में पूछा हुआ है, वो आप चेक कर लेना। A3 में अपन आते हैं। A3 में आपको दे रखा है A एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही गिवन होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास, 0 होंगे। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो A और B दो डायगोनल मैट्रिसेस दे रखी है और पूछा हुआ है क्वेश्चन में A स्क्वायर इंटू बी क्या होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स में बड़े खास काम होता है कि जब आप A स्क्वायर फाइंड करोगे तो A स्क्वायर जो होगा ना आपके पास वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी, या वेरीफाई करके देख लेना आराम से। ये मैट्रिक्स लिखिए, A स्क्वायर का मतलब क्या होता है वैसे, A इंटू ए, तो इसी मैट्रिक्स को इससे फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखोगे कि वापस एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, लेकिन उसमें क्या होगा, ये एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 9 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9। अब
देयरफॉर ए स्क्वायर इंटू बी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वापस एक और डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी जिसके अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर के डायगोनल एलिमेंट्स और बी के डायगोनल एलिमेंट जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 -1 हो गया 4 -4, 1 इंटू 3 हो गया 3 एंड 9 इंटू 2 हो गया आपके पास 18। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 1 पार्ट 2 का A4 जो क्वेश्चन है उसमें ABC 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं और आपसे कहा गया कि ट्रेस ऑफ AB विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ CA। तो ट्रेस ऑफ AB इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ C फाइंड करने से पहले मुझे AB का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो AB का मल्टीप्लीकेशन 3x स्क्वायर 1 6x और ये हो गया आपके पास ABC। तो ये ऑर्डर, ये आपके पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/1 और ये आपके पास क्या हो गया 1/3। इसका मतलब नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपके पास 3/3 की बनेगी। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा आपके पास 3ax स्क्वायर। बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे ट्रेस चाहिए तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई होगा ए से, उसको नहीं लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाई होगा बी से, फिर यहां कुछ भी आ जाए। 6x मल्टीप्लाई होगा ए से, वो नहीं लिख रहा, फिर 6x मल्टीप्लाई होगा बी से, उसकी जरूरत नहीं है। 6cx ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास ए बी वैल्यू हो गई, ए बी मैट्रिक्स हो गई। तो आपको ट्रेस ऑफ ए बी जो दे रखा है वो आपको ट्रेस ऑफ सी दे रखा है। तो ट्रेस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा आपके पास, 3ax स्क्वायर प्लस b प्लस 6cx विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ c। तो ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3ax स्क्वायर प्लस 6cx प्लस b इक्वल्स टू क्या आएगा, यहां पर x स्क्वायर और यहां पर 5x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा 4x प्लस 2x दैट इज 6x और फिर यहां आएगा 4 तो ये वैल्यू होगी प्लस 4। तो ये हो गया 6x स्क्वायर, यहां से हो गया 4x प्लस 4 6x और यहां पे हो गया 4। ये वैल्यू आ गई, इनको आप सीधा सब क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो आपको a b c तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू जो पूछी हुई है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा आंसर। होमवर्क के डिस्कशन के बाद अब अपन थ्योरी पर आते हैं। अब अपन प्रॉपर्टीज यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको सॉल्व फॉर x 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को आपको बताया था कैपिटल O से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो पहले, चाहो तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। दोनों जगह आपके पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन इन दोनों को पहले अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा 2x माइनस 9, फिर यहां पर बन जाएगा आपके पास 4x प्लस 0। तो ये आपके पास हो गया मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है x3 विल बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, नल मैट्रिक्स। वापस इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई के क्या बन जाएगा आपके पास, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12x विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब अभी आपके पास 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी, जिसका मतलब अभी नल मैट्रिक्स के अंदर 0 ही एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा 0। दोनों को इक्वेट कर दें क्योंकि दो मैट्रिसेस बराबर हैं। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रहा है आपके पास, ये कितना आ जाएगा माइनस 9x प्लस 12x। तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, यहां पर एक तो बच गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। सो x कम्स आउट टू बी 0 और -3/2। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वापस इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू फिर नल मैट्रिक्स है तो वापस अपन इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 4x प्लस 3। तो 1 प्लस 4x प्लस 3, फिर यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 5x प्लस 2, फिर इससे आ जाएगा 3 प्लस 6x प्लस 5 मल्टीप्लाई विद अगेन 1 माइनस 2 3 विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये आपके पास वापस जो वैल्यू बनेगी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया आपके पास 4 प्लस 4x 4 प्लस 5x और ये हो गया आपके पास 11 प्लस 6x मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 2 3 दैट विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। फिर वापस आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 प्लस 4x, फिर -8 माइनस 10x, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 33 प्लस 18x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, मतलब ये वैल्यू आ गई। तो फिर आप जब यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या होगा, x की वैल्यू यहां से वापस मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इजीली आंसर आ जाएगा आपके पास।
नेक्स्ट अपन उस तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसकी पावर कुछ 8 है या कुछ पावर की फॉर्म में आपसे आंसर पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करो, ए क्यूब फाइंड करो। तो 2-3 टर्म आप जब फाइंड करोगे तो आपको एक पैटर्न पता पड़ जाएगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट 8 लिख पाएंगे। तो जैसे पहले मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं तो बनेगा ए बी 01 इंटू ए बी 01। इसको अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा यहां पर ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा ए बी प्लस बी, तो बी कॉमन लिया ए प्लस 1, फिर वापस आपके पास आएगा 0, यहां मल्टीप्लाई करा तो 0 और ये आ गया आपके पास 1। फिर ए क्यूब जब आप फाइंड करोगे तो ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, यहां पे भी अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो ए इंटू ए हो गया। फिर ए क्यूब हो गया ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर तो अपन ने फाइंड कर ही लिया है, ए स्क्वायर इंटू मतलब ए स्क्वायर बी टाइम्स ए प्लस 1 0 1 मल्टीप्लाई विद ए वापस 0 सॉरी ए बी 0 1, फिर मल्टीप्लाई करते हैं क्या वैल्यू आई आपके पास देखना, तो यहां पर मल्टीप्लाई करा तो आ गया ए क्यूब, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर बी और ये मल्टीप्लाई होगा तो बी टाइम्स ए प्लस 1, तो फिर वापस बी कॉमन आया, यहां बचा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, क्योंकि देख लो ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू बी और ये बनेगा बी इंटू ए प्लस 1, तो b कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, वापस यहां पर ये 0 और ये वैल्यू फिर हो जाएगी आपके पास 1। तो अब आप यहां पर ढंग से देखो कि आपके पास पैटर्न जो है अब आप यहां से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो जब यहां पर आपके पास ए स्क्वायर आपने फाइंड करा तो ए स्क्वायर फाइंड करने पर यहां पर जब आपने ए स्क्वायर फाइंड करा तो यहां ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब फाइंड करा तो यहां पर ए क्यूब आ गया। इसका अलावा आप जब ए टू द पावर 8 आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो यहां पर ए टू द पावर क्या आ जाएगा 8। फर्दर यहां पर कोई चेंज नहीं है, यहां पर कोई चेंज नहीं है। अब यहां देखते हैं इन सब टर्म में बी आ रहा है और फिर आपके पास अगर ए स्क्वायर है तो ए प्लस 1 ए क्यूब हो गया, तो एक पावर एक ही कम करो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो ए टू द पावर 8 अगर हो गया तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक पावर कम कर देता हूं ए टू द पावर 7, ए टू द पावर 6 से लेकर ये आ जाएगा ए प्लस 1। तो ये आपके पास अब क्या हो गई जीपी हो गई, जीपी से सम निकाल लो, ये आपके पास या फिर यहीं छोड़ दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूं कि अगर पावर अगर दे रखी किसी भी मैट्रिक्स की तो आप उसमें ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड कर दे और कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन जो भी पावर निकालनी है वो आराम से निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of a given matrix, comma, is called its transpose। मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो जो नई मैट्रिक्स मेरे पास मिलेगी वो क्या कहलाएगी आपके पास ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं अपन ए डैश या ए टू द पावर टी से। तो मतलब ये हो गया कि अगर ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाय n है, तो देन अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ए ट्रांसपोज अगर मैं ले रहा हूं, तो ट्रांसपोज अगर मैं ले रहा हूं तो क्या होगा आपके पास जो नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, इसके जो रोज और कॉलम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास m बाय n, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास n बाय m हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहां पर मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D, ये अपन ने मैट्रिक्स ले लिए। इस मैट्रिक्स का अगर ये मैट्रिक्स A है आपके पास तो इसका ऑर्डर कितना है 3 बाय 4। तो अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो A डैश या A टू द पावर T कुछ भी लिख लो, तो जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगी। तो आप पहली रो को पकड़ के पहला कॉलम बना दो, तो पहली रो को पकड़ के पहला कॉलम बनाया तो बन गया 1 2 3 4। दूसरी रो को पकड़ के दूसरा कॉलम बना दो तो 5 6 7 8, और तीसरी रो को पकड़ के तीसरा कॉलम बना दो A B C D। तो ये आपके पास क्या हो गई, जो रोज थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, जो कॉलम थी वो किस में कन्वर्ट हो गया, रोज में। तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा आपके पास 4 बाय 3। तो ऑर्डर m बाय n की क्या हो जाएगा आपके पास अब n बाय m हो जाएगा।
इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज अगर अपने को ट्रांसपोज की लिखनी है तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, वो आपके पास हो जाएगी, किसी भी कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लो और दोबारा ट्रांसपोज ले लोगे तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, वो ए आ जाएगी, क्योंकि एक बार आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया ट्रांसपोज का, दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो वापस वही तो बनेगी। तो आप डबल बार अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास, वापस गिवन मैट्रिक्स ही आ जाएगी। लैम्डा अगर कोई भी स्केलर है, वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके अगर आप होल ट्रांसपोज लेते हो तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बच जाएगा, जहां पर लैम्डा क्या है वापस आपके पास स्केलर है। तीसरी प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो तो वापस यहां पर जो प्रॉपर्टी होगी वो आपके पास हो जाएगी ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ऑब्वियसली बात है कि मैं ऐड कर रहा हूं तो कंपेरेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए। इसी को अपन इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल अपन ए दो नहीं तीन नहीं कितनी भी मैट्रिसेस हों, जैसे A1 प्लस माइनस A2 प्लस माइनस AN मैट्रिसेस लिखी हैं और फिर आप उसका ट्रांसपोज ले लो तो इसकी जो वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये ट्रांसपोज हर मैट्रिक्स के ऊपर अलग अलग वापस ट्रांसफर हो जाएगा। A1 प्लस माइनस A2 ट्रांसपोज सो ऑन प्लस माइनस AN ट्रांसपोज, वापस जो बीच में साइन है वही रहेगा और ट्रांसपोज हर मैट्रिक्स के ऊपर अलग अलग हो जाएगा। या कोई भी एग्जांपल लेके इजीली आप वेरीफाई कर सकते हो, तो इनका आप ध्यान रखो, बस वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, AB का अगर ट्रांसपोज आप लेते हो, ऑब्वियसली प्रोडक्ट AB डिफाइंड होना चाहिए, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो आपके पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज बनेगा। ये इंटरचेंज हो जाएंगी, फिर वो ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग आएगा। दो हुई तो ये, अगर तीन मैट्रिसेस हुई ABC, ऑब्वियसली सब जगह मान के चल रहा हूं कि प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो अब ट्रांसपोज लूंगा तो ये रिवर्स होकर आपके पास लिखा जाएगा C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसी को अगर मैं इन जनरल बात करता हूं A1 इंटू A2 से लेकर मेरे पास AN माइनस 1 इंटू AN मैट्रिसेस दे रखी हैं और फिर अगर इनका ट्रांसपोज लेता हूं तो आप पहले इनको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, AN और ट्रांसपोज सबके ऊपर हाथों हाथ आप क्या करते जाओ, ऊपर लगाते जाओ, तो A2 ट्रांसपोज इंटू A1 ट्रांसपोज। तो ये कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं और ये हो गया आपके पास ट्रांसपोज। अच्छा, नेक्स्ट अपन दो बहुत ही स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होती है, इसको डेफिनेशन समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहली चीज तो ध्यान दो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। और क्या डेफिनेशन है सिमेट्रिक की, स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ Aij इक्वल्स टू Aji हो जाए फॉर ऑल I एंड J की वैल्यूज के लिए। तो जैसे मैं अगर कोई भी लेट अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि A मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया अगर इस फॉर्म में A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहां पे हो जाएगा A31 A32 A33। तो Aij इक्वल्स टू Aji का मतलब क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट में I और J बराबर होता है, इनको अगर छोड़ दें तो A12 विल बी इक्वल्स टू A21, A13 विल बी इक्वल्स टू A31 एंड A23 विल बी इक्वल्स टू A32 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं बोलूं कि आपके पास अगर ये मैट्रिक्स हो गई तो एक काम देखो यहां पर, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं तो इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो A11 A12 A13, तो A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसका मतलब यहां पर ये A ट्रांसपोज वापस किसके बराबर आएगा, A के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है A12 और A21 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बराबर है, तो ये A12 और A अगर ये बराबर है तो दोनों अभी भी ये वैल्यूज क्या आपके पास इक्वल है। सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज इक्वल है और ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, डायगोनल एलिमेंट वो के वही रह गए, तो आपके पास A ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, A के। यही सबसे बड़ी पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपके पास। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या होता है कि अगर आप Aij इक्वल्स टू जब आप Aji बोल रहे हो ना, तो इस सीधा से इंप्लाई करता है कि A ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास A के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज लेने पर वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अगर एग्जांपल इसका मैं बोलूं तो अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए
उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे 0 या 1 या -2 तो यहाँ 1 या -2, यहाँ 5 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए तो ये 3, ये आपके पास 7 हो जाए। तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए, लेकिन डायगोनल के आसपास वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए आपके पास, सेम होने चाहिए। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चलें तो aij की वैल्यू जो होनी चाहिए वो माइनस टाइम्स aji होनी चाहिए। तो अब अपन यहां पर क्या देखते हैं कि a12 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स a21। इसका मतलब अब यहां पर a12 और a21 बराबर नहीं होंगे, लेकिन उनमें क्या होगा, साइन का अंतर होगा। अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -1। तो इसमें एक स्पेशल केस समझते हैं कि अगर i और j अगर बराबर हो जाए तो aii विल बी इक्वल टू माइनस aii। तो दिस इंप्लाइज aii विल बी इक्वल टू 0। aii का क्या मतलब हो गया, डायगोनल एलिमेंट। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बहुत बड़ी पहचान है कि उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 ही होंगे, और आसपास वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके माइनस टाइम्स होंगे। तो इसलिए जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो तो ये जो डेफिनेशन है aij इक्वल टू माइनस टाइम्स aji, तो ये इंप्लाई करती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो अगर माइनस टाइम्स अगर आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि अगर ये दोनों एलिमेंट नेगेटिव टाइम्स है, ये 1 है तो ये -1 है, तो अब जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो -1 ही आ जाएगा और 1 यहाँ रह जाएगा। तो आपके पास इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो वो a ट्रांसपोज माइनस टाइम्स a के बराबर रहेगी आपके पास। तो ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स, अब इसमें ध्यान दो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 0 ही होने पड़ेंगे। तो 0 1 -2, ये 1 हो गया तो -1, ये 0, ये 3, ये -2 है तो इधर हो जाएगा 2, ये 3 तो -3, और ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपके पास पहचान हो गई। तो अब कोई भी मैट्रिक्स दी जाए, आगे अपन क्वेश्चन करेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में बोला जाए कि आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, बताओ सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप उसको कोई नई मैट्रिक्स मान के उसका ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाना। अगर वो ट्रांसपोज लेने पर वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है तो वो सिमेट्रिक होगी, और ट्रांसपोज लेने पर अगर वो माइनस टाइम्स दैट मैट्रिक्स बनेगी तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहली जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की वो है all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0, and therefore its trace is also 0। क्योंकि ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। सेकंड आपके पास फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। तो कोई भी आप मैट्रिक्स अगर A लेते हो तो उसमें A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। अच्छा, अभी कैसे प्रूव करें कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है? मैंने अभी आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हुए वापस वही बन जाती है तो सिमेट्रिक होगी। तो अपन जैसे यहां पर मान लेते हैं, और ये अब ध्यान रखना है, जो ये मेथड मैं प्रूव करके बता रहा हूं ये आगे क्वेश्चंस में यूज आएगा कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए। तो लेट मान लेता हूं कि बी एक मेरे पास मैट्रिक्स है A प्लस A ट्रांसपोज, इसके दोनों तरफ अब आप ट्रांसपोज ले लो तो B ट्रांसपोज विल बी A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ट्रांसपोज है तो दोनों पे अलग अलग ट्रांसफर हो जाएगा, तो A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज वापस क्या होगा, A। तो ये तो ट्रांसपोज आ गया तो ये बन गया A ट्रांसपोज प्लस A। और क्योंकि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं तो A ट्रांसपोज प्लस A लिखूं या A प्लस A ट्रांसपोज लिखूं, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया आपके पास B। इसका मतलब यहां से आपको ये मिल गया कि B ट्रांसपोज क्या हो गया, B।
तो इसका मतलब मैट्रिक्स जो बी है वो आपके पास क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बी अपन ने क्या ली थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो प्रूव हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगी, सिमेट्रिक। सिमिलरली ए माइनस ए ट्रांसपोज को प्रूव करते हैं तो फिर वापस आप समझो कि जिस भी मैट्रिक्स को आपको प्रूव करना है उसको कोई नई मैट्रिक्स मान लिया करो। लेट इसको मान लेता हूं इस बार सी मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगेन टेक ट्रांसपोज बोथ साइड्स, दोनों साइड जब ट्रांसपोज लोगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। वापस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ, ए ट्रांसपोज माइनस ए डबल ट्रांसपोज ए हो जाएगा। इसमें से अपन माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू माइनस सी। तो सी ट्रांसपोज हो गया आपके पास माइनस सी। इसका मतलब जो सी मैट्रिक्स आपने ली थी कौन सी ली थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो वो क्या बन गया आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे अपन मूव करते हैं। कोई भी आपके पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। कैसे, चेक करते हैं। अगर कोई भी ए मैट्रिक्स आपको स्क्वायर दे रखी है तो इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू 2a। इसको लिख लो 1/2 इंटू ए प्लस ए। अब इसके अंदर ए ट्रांसपोज ऐड कर दो और ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दो। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए प्लस ए और ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया और ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको दो अलग अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो मैट्रिक्स वही रहेगी, बस हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर अभी आपने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होती है। इसका मतलब ये डिवाइड बाय 2 करने से भी क्या रहेगी, सिमेट्रिक। तो ये होगी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए ट्रांसपोज सेकंड, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में लिखा था स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या हो गया आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर वो स्क्वायर है तो आप उसको दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ ली, उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब अपन उन पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है 3/3, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस सच दैट वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी अपन ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी हो तो एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक, लाइक दिस 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें आपको अपने को बताया ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ए ट्रांसपोज आप यहां पर निकाल लो। ए ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो, तो आपके पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा 3 2 5 4 1 3 0 6 7। ये आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब आप जब यहां पर इसको लिखोगे तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 6 5 देन अगेन 6 2 9 देन 5 9 14 प्लस 1/2। अब अगर अपन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दें दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर 2 माइनस 4 हो गया -2, 5 माइनस 0 हो गया 5, ये वैल्यू होगी आपके पास। फर्दर फिर उसके बाद 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 6 -3, 0 माइनस 5 -5, 6 minus 3, 6 minus 3 is 3 and this is again 0। डिवाइड बाय अगर 2 करोगे तो हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3 3 5/2 3 1 9/2 5/2 9/2
7 प्लस ये वैल्यू क्या देगी, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 0 -1 5/2 1 0 -3/2 -5/2 3/2 एंड अगेन 0। तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि जो ए मैट्रिक्स थी आपके पास उसमें ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ते हैं तो ये क्या बन गई, सिमेट्रिक, और इसको देखेंगे तो ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ेंगे तो ये क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स ए को अपन ने दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जिसमें एक सिमेट्रिक है और एक क्या आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है, जो क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शो दैट BA/B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज द मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ, BA/B ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगी कब, जब A सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी BA/B ट्रांसपोज कब, जब A क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है। और फर्दर दिया हुआ है A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। तो अब अपन ने क्या कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो अपन उसको कोई नई मैट्रिक्स मानेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आएगी तो सिमेट्रिक होगी, नहीं तो माइनस टाइम्स आएगी तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो अपन लेट ये जो BA/B ट्रांसपोज है इसको अपन मैं मान लेता हूं कि लेट BA/B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू सम C मैट्रिक्स। अब टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, तो जब आप दोनों तरफ लोगे ट्रांसपोज लोगे, टेक ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो यहां पर बन जाएगा C ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये लिख लेता हूं BA/B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो रिवर्स होकर आपके पास आएगा, तो B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा B, फिर आ जाएगा A ट्रांसपोज और फिर आ जाएगा आपके पास B ट्रांसपोज। अब यहां पर एक्चुअली डिपेंड करेगा कि A ट्रांसपोज पर कंडीशन बनेगी आपके पास, तो दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। अगर मैं A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेता हूं तो इसका मतलब हो गया कि A ट्रांसपोज जो हो गया वो क्या होगा A के, तो देयरफॉर C ट्रांसपोज जो आपके पास लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा BA/B ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू C। तो C ट्रांसपोज आ गया C, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास सिमेट्रिक होगी। सिमिलरली जब आप A को अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक लेते हो तो A को मैं अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोल लेता हूं तो इसका सीधा सा मतलब निकलेगा कि A ट्रांसपोज होगा माइनस ऑफ A। तो देयरफॉर यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास C ट्रांसपोज की वैल्यू क्या लेगी आपके पास, यहां से A ट्रांसपोज को अपन माइनस रख देंगे और माइनस टाइम्स रखेंगे तो माइनस थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, क्योंकि -1 क्या रहेगा आपके पास, एक स्केलर रहेगा। तो बाहर आया तो ये बन गया माइनस BA/B ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू -C। तो C ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी -C, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो फर्दर अब आपको देख लो कि आपके पास जो C मैट्रिक्स जो आपने ली थी BA/B ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक आ गई कब, जब A क्या था सिमेट्रिक, और BA/B ट्रांसपोज क्या आ गई माइनस टाइम C, मतलब क्या आ गई स्क्यू सिमेट्रिक, जब A क्या था आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, लेट X and Y be the two non-zero skew symmetric matrices and Z be a 3/3 non-zero symmetric matrix। तो X और Y आपके पास तो नॉन जीरो क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर दो कंडीशन तो अपने को यहां से पता पड़ी जाती है, क्या क्या, कि X डैश जो होगा मतलब X ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास माइनस ऑफ X हो जाएगा, एंड Y X ये हो गया और Y ट्रांसपोज हो गया Y, और तीसरी कंडीशन आ जाएगी Z ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू Z। तो तीन कंडीशन तो जो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने को मिल चुकी है, जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्या पूछा हुआ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज और आर स्क्यू सिमेट्रिक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी मैट्रिक्स आपके पास एक या एक से ज्यादा जो भी सिमेट्रिक है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक पूछा हुआ आपसे ना। तो अब मैंने क्या कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो क्या करेंगे, इसको कोई नई मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो लेट इसको मैं कुछ ए मैट्रिक्स मान लेता हूं। तो ए मैट्रिक्स जो आपके पास रहेगी वो क्या रहेगी y³ z⁴ माइनस z⁴ y³। अब इसका मैं अगर ट्रांसपोज लेता हूं तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले A माइनस B होल ट्रांसपोज होगा तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज आएगा। तो और फिर फर्दर मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा रिवर्स होकर आएगा। तो इसका जब ट्रांसपोज लूंगा तो ये बन जाएगा Z ट्रांसपोज की पावर 4। देखो कभी भी ध्यान रखो कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, मतलब कोई भी मान लो मैट्रिक्स की पावर A⁴ k है, उसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ट्रांसपोज होल पावर k, आप इसको बाद में लगा सकते हो, क्योंकि अगर A⁴ k है तो उसको मैं A इंटू A k टाइम्स लिखूं, फिर ट्रांसपोज लूंगा तो रिवर्स करके लिखूंगा हल पे ट्रांसपोज, तो वही बात आ जाएगी। तो यहां पर इसको रिवर्स करा तो Z ट्रांसपोज टू द पावर 4 इंटू
वाई ट्रांसपोज टू द पावर 3 माइनस इसकी बात करें तो फिर रिवर्स होगा y ट्रांसपोज टू द पावर 3 इंटू जेड ट्रांसपोज टू द पावर 4। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब z ट्रांसपोज z के बराबर है तो ये तो हो गया z और y ट्रांसपोज किसके बराबर है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो ये भी, तो ये वापस माइनस y, तो यहां पर माइनस y की क्यूब होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा z टू द पावर 4 y क्यूब। वापस यहां पर y ट्रांसपोज है माइनस, तो माइनस 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 क्या हो गया प्लस, ये बन गया y क्यूब इंटू z टू द पावर 4। तो वापस देखो कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स बन गई y क्यूब z टू द पावर 4, तो ये तो वापस क्या आ गया a आ गया, इसका अंदर a ट्रांसपोज a हो गया, तो ये तो मैट्रिक्स क्या हो गया आपके पास सिमेट्रिक, जबकि आपको ऑप्शन में वो चेक करना है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक हो। सेकंड चेक करते हैं बी ऑप्शन, इसको बी मैट्रिक्स ही मान लेता हूं हर बार, बी ऑप्शन में बी मैट्रिक्स मान लिया मैंने। तो अब जब यहां पर आपने माना है x टू द पावर 44 प्लस y टू द पावर 44, वापस मैं b ट्रांसपोज लूंगा तो एडिशन है तो ट्रांसपोज वही रहेगा, तो x ट्रांसपोज टू द पावर 44 प्लस y ट्रांसपोज टू द पावर 44, तो वापस ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स की पावर 44, पावर इवन है तो वापस ये x टू द पावर 44 प्लस y टू द पावर 44, तो ये वापस क्या मिल गया b, तो b ट्रांसपोज b आ गया, मतलब वापस मैट्रिक्स क्या आ गया आपके पास सिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन पे चलते हैं अपन, तो उसको सी मैट्रिक्स मान लेता हूं। वो लिखा हुआ है x टू द पावर 4 z क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स टू द पावर 4, अगेन ट्रांसपोज लें तो सी ट्रांसपोज वापस को जरा फटाफट करते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन है तो वापस इसका पहले आएगा, लेकिन इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये बन जाएगा जेड ट्रांसपोज क्यूब एक्स ट्रांसपोज टू द पावर 4 माइनस माइनस एक्स ट्रांसपोज टू द पावर 4 और ये हो जाएगा जेड ट्रांसपोज का क्यूब। वापस जेड ट्रांसपोज जेड है और एक्स ट्रांसपोज आपके पास माइनस एक्स है, तो ये वापस आपके पास क्या बन जाएगा, ये तो हो गया जेड क्यूब और ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4, मतलब एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 और ये हो गया जेड क्यूब। तो अब जो आपको मैट्रिक्स जो दे रखी है इसमें सी ऑप्शन के अंदर वो ये लिखा हुआ है, तो ये आपके पास जो आंसर आया वो क्या आ गया आपके पास, इसका नेगेटिव टाइम्स आ गया। तो अगर ये नेगेटिव टाइम्स आ गया तो इसका मतलब ये क्या लिखा आपके पास माइनस सी, तो सी ट्रांसपोज अगर माइनस सी आ गया इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि क्या मैट्रिक्स मिल गई आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मिल गई। फर्दर इसमें अगर लेट इसको मैं डी बोल देता हूं x टू द पावर 23 प्लस y टू द पावर 23। अब देखो बी और डी में से इतना सा अंतर है कि यहां पर पावर इवन है, तो माइनस एक्स की पावर अगर आप माइनस एक्स की पावर इवन करोगे तो वो क्या मिलेगा, वही वापस एक्स मैट्रिक्स आएगी, लेकिन यहाँ पावर ऑड है, तो जब आप डी ट्रांसपोज लिखोगे तो दोनों में से माइनस बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 23 प्लस y टू द पावर 23 दैट इज माइनस डी, तो डी ट्रांसपोज माइनस डी आ गया, इसका मतलब ये आपके पास क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक और ये भी आपके पास क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब आपके पास इस क्वेश्चन का ऑप्शंस क्या हो गए, सी और डी। अच्छा अब ये देख लो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। मूव करते हैं डिटरमिनेंट पे। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स खत्म हो गया, एक्चुअली मैट्रिक्स अपन ने जितना पढ़ा है उतना डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए वो काफी है, बाकी मैट्रिक्स को अपन दोबारा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा डिटरमिनेंट पढ़ना उसके बाद। तो डिटरमिनेंट सबसे पहले तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना कि डिटरमिनेंट जब भी आप निकालने जा रहे हो तो डिटरमिनेंट जो रहेगा वो आपके पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो एक चीज अपन ने देखा था कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, एक अरेंजमेंट है। लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, चाहे वैल्यू रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, और वो वैल्यू क्या कहलाती है डिटरमिनेंट। तो एवरी अपन यहां से ले सकते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड बाय अ नंबर और वैल्यू। अब ये वैल्यू रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड बाय नंबर और अ वैल्यू इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अच्छा अब अगर अपन यहां पर बोलते हैं कि लेट ए, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, तो देन
इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट डिनोट करा जाता है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं अपन डीईटी ऑफ ए, या सिंपली, ध्यान रखना ये दो पैरेलल लाइन के बीच में एक्स लिखा हुआ है, ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये ए मैट्रिक्स है और उसके डिटर्मिनेंट है, तो दो उसके ऊपर जो आपने पैरेलल लाइंस ली है उसके बीच में रखा है, वो क्या कहलाएगा, उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब अगर अपन यहां से वापस बात करें कि डिटर्मिनेंट अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, तो अगर अपन मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स आपके पास कोई नहीं, ए मैट्रिक्स अगर अपन लेते हैं कि ए मैट्रिक्स आपके पास A11 एक ही ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो ही होगा। मतलब ये हो गया कि जैसे अगर मैंने ए मैट्रिक्स ले ली फॉर एग्जांपल -3, ये एक मैट्रिक्स होगी वन ऑर्डर की, तो इसकी जब अगर आपसे डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछी जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी उसकी, -3। अब ये मत करना कि मॉडुलस ऑफ -3 लगा दो तो -3 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी उसकी, -3 रहेगी जो उसके अंदर एलिमेंट है। नेक्स्ट अपन आते हैं कि मान लो मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो 2 ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन, A11, A12, A21 एंड A22, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अभी जो 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो होती है ये डायगोनल एलिमेंट्स है, A11 इंटू A22 माइनस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास, A21 इंटू A12। जैसे वापस फॉर एग्जांपल, हालांकि ये आप लोगों ने कर रखा है डिटरमिनेंट एक्सपेंशन, आप लोगों को 3 तक आता है, लेकिन फिर भी एक बार अपन डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो एक बार इसको वापस आप देख लो। -1, 3, 2 और 5 अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, -5, फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, ये वैल्यू देगी -11। तो ये आपके पास क्या हुआ, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब ये ध्यान, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन होगी सॉरी। तो अब आप ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट जो रहेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट। 1 ऑर्डर का होगा तो डायरेक्ट आंसर आ गया, 2 ऑर्डर का हो गया तो ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, इससे अगर अपन ऑर्डर ज्यादा 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर अपन एक्सपेंड करना जा रहे हैं तो उसके लिए अपने को कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी वहां पर, और वो क्या होंगी वो देखते हैं अपन कि अपने को अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए अपन क्या चीज, कौन सी 2 टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो वहां पर यूज होता है आपके पास माइनस एंड कोफैक्टर्स। अब ये माइनस और कोफैक्टर क्या होते हैं, जो भी आपके पास डिटरमिनेंट है, मतलब जो भी मैट्रिक्स है, जितने भी, जैसे अगर 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं तो 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट हो गए और हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका क्या होता है, एक माइनर, और हर माइनर के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एक निकलता है अपने पास कोफैक्टर। तो अगर माइनर की अगर अपन बात करें जाए तो माइनर अगर अपन चेक करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स के लिए माइनर क्या होगा, माइनर को रिप्रेजेंट करा जाता है MIJ से। अब अपने को पता है कि एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, AIJ से। तो माइनर क्या है, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। अब ये सब मैट्रिक्स क्या है, अभी समझाता हूं। इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith row and jth column of a matrix। तो अब अपने पास क्या है, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होगा, अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें से अगर आप ith रो और jth कॉलम अगर हटाओगे, तो अगर ith रो और jth कॉलम आप जब हटाओगे तो एक नई आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, माइनर। और हर माइनर, अब जो माइनर है ये MIJ माइनर जो है वो हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए अपन वहां पर क्या बोल रहे हैं, MIJ कॉरस्पॉन्डिंग टू AIJ एलिमेंट। तो इसका मतलब अगर अपन यहां पर माइनर की बात करें तो माइनर आपके पास क्या होगा, देखो जैसे अपन, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे A मैट्रिक्स मान लो मेरे पास है, 2 ऑर्डर की भी पहले बात कर लेते हैं अपन, 2, 3, -1 और ये -4, ये मान लो आपके पास
एक मैट्रिक्स हो गई 2 ऑर्डर की। अब मुझे फाइंड करना है अगर M11 मतलब माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11, तो A11 है आपके पास सेकंड 2 है, तो A11 का मतलब हो गया, M11 का मतलब क्या हो गया, सब मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दोगे तो आपके पास ए की एलिमेंट बचेगा, और ये 1 बाय 1 की जो मैट्रिक्स बचेगी उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा, इसका माइनर। तो ये आपके पास वैल्यू क्या रहेगी 4। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ M21 की वैल्यू बताओ, तो M21 का मतलब क्या हो गया, माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A21 ये वाला एलिमेंट होता है, तो इसका मतलब मुझे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाना पड़ेगा। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटी तो अपने पास क्या लिखा 3, तो ये जो 3 जो एलिमेंट बचा ए की एलिमेंट है, तो सब मैट्रिक्स के अंदर अगर ए की एलिमेंट है तो सब मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास माइनर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अपन एक 3 बाय 3 का लेके देख लेते हैं कि क्या उसमें क्या होगा अपने पास। अगर अपन मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं 3 बाय 3 की, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 और -7 कर देते हैं, ये दो या कहीं पे माइनस लगा देते हैं। ये आपके पास मान लो इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब फर्दर मेरे से कहा गया है कि जैसे M12 निकाल के बताओ, या चलो पहले M11 ही देख लेते हैं। M11 क्या होगा, अब M11 क्या होगा आपके पास, अब M11 क्या है, जो एलिमेंट A11 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर है M11, मतलब सब मैट्रिक्स की वैल्यू जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद बनेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, जब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे, तो 4 एलिमेंट से आपके पास जो क्या बनी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, आपके पास 5 6 -2 7। अब इसकी आप वैल्यू निकाल लो, वापस समझो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो आपके पास ये 5 6 -2 और 7 एलिमेंट बचे। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनर आ गया। तो यहां पर माइनर क्या आ जाएगा आपके पास 35 -12, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 47। ऐसे देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मुझे अब कहा गया कि माइनर निकाल के बताओ 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 3 मतलब एलिमेंट 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है। एलिमेंट 2 3 ढूंढते हैं, एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 6, तो अब 6 ये जो एलिमेंट है तो उसमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम अपन क्या करेंगे, हटाएंगे। तो सेकंड रो हटी और थर्ड कॉलम हटा, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम हटने के बाद आपके पास जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो कौन से बच रहे हैं, 1 -2 -1 एंड -2। वापस समझ लो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो हटा दी और थर्ड कॉलम हटा दिया, तो 1 -2 -1 और -2 बच गया आपके पास। वापस इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, -23 M23। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -2 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, लेकिन एक माइनस और आएगा तो -2 दैट विल बी इक्वल टू -4। तो अब ध्यान रखो, जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो अपने पास यहाँ पर 4 एलिमेंट A11 A12 A21 और A22, तो 4 आपके पास उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएंगे, माइनस आएंगे। यहां पर इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास यहां पर 9 माइनर्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये माइनर हो गया। अब कोफैक्टर क्या होता है, अभी अपन एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं कि अपने को अगर 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट या उससे बड़े ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए अपन तैयारी करने जा रहे हैं कि वहां अपने को क्या चीज पहले निकालनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट कराता है CIJ। अब देखो वापस, हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AIJ, हर एलिमेंट का जो माइनर होता है वो होता है MIJ, और हर माइनर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर होता है जिसे अपन बोलते हैं CIJ। तो CIJ जो होगा वो आपके पास होगा -1 to the power I plus j इंटू MIJ। तो सिंपल सा है कि अगर आप माइनर फाइंड कर लिया है तो बस माइनर की पोजीशन चेक कर लो कि I और J इनका सम इवन है तो माइनर कोफैक्टर बराबर हो जाएंगे, और I और J का सम अगर ऑड हुआ तो कोफैक्टर क्या होगा, माइनस टाइम्स माइनर होगा। जैसे वापस इसी एग्जांपल पर अपन आगे चलते हैं। मान लो M11 निकाल लिया और मुझे निकालने के लिए कहा गया कि C11 निकाल के बता दो। तो C11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 2, तो -1 की पावर तो हो गई 2 इंटू M11, और M11 कितना है -4। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -4। इसके लिए अगर अपन मान लो कोफैक्टर निकालते हैं तो यहां पर कोफैक्टर हो जाएगा
C21 का मतलब 2 + 1 -1 की पावर 3 और क्या आ जाएगा M21 दैट इज इंटू 3, तो दैट इज दी वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। इसमें चलते हैं, M11 निकाल रखा है, तो वापस यहां से अगर मुझे C11 निकालने के लिए कहा जाएगा तो 1 + 1 2, तो सीधा सा ये क्या हो जाएगा आपके पास M11 ही हो जाएगा दैट इज 47। और यहां से अगर कहा जाए आपसे कि C23 निकाल के बताओ, तो C23 क्या होगा -1 की पावर 2 + 3 दैट इज 5 इंटू M23। तो अब M23 तो -4 है, तो -1 इंटू -4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से अपन माइनस और कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स जो आपको स्क्वायर दे रखी है उसके। माइनस और कोफैक्टर्स निकालने सीखने के बाद अब अपन देखते हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ज्यादा है तो उसको अपन किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 से बड़ा है, 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू वही होगी जो उसके अंदर का एलिमेंट होगा। 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर को अपन इस फॉर्मूले से जो भी अपन समझते हैं उससे अपन निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब क्या दे रखी है अपने को डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम, एनी वन कॉलम विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर आपको क्या करना होता है, जैसे अगर ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है तो अपने पास यहां पर क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास 3 तो रो है, रो 1, रो 2, रो 3, और 3 आपके पास कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और ये आपके पास हो गया कॉलम 3। अब इस डिटर्मिनेंट को आप 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तरीके से एक्सपेंड करो, आपके पास की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम ही आएगी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है कि अगर इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं अपन, जिसे अपन डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, तो आप कोई भी एक रो ले लो, कोई भी एक रो पकड़ लेता हूं कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर रो जो ले ली वो फर्स्ट रो ले ली है कि मैं R1 रो के अबाउट इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं। तो R1 रो के अबाउट एक्सपेंड करने का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। तो अब हर एक रो के कोई भी एक रो ले ली, उसका एलिमेंट का प्रोडक्ट करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ और आगे बढ़ते जाना है। मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर मैंने फर्स्ट रो ली है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, A11, तो A11 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कोफैक्टर C11 से प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका है, एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का, फिर सम आगे आगे बढ़ते जाओ। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है A12 और उसका कोफैक्टर क्या होगा C12 प्लस, फिर सिमिलरली A13 लिखा हुआ है तो थर्ड एलिमेंट है A13 इंटू उसका कोफैक्टर हो जाएगा C13। तो एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर को आप ऐड करते जाओ किसी भी एक रो के अबाउट। ऐसा नहीं कि अपन ने एलिमेंट तो ले लिया A11 और कोफैक्टर लूंगा नीचे सेकंड एलिमेंट का। अगर आपने एक रो पकड़ ली है तो उसी रो के तीनों एलिमेंट लेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आप ऐड करते चल जाओ, तो वो क्या मिल जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसे अपन बोल देते हैं कि अपन ने ये किसके अक्रॉस एक्सपेंड करा है, अक्रॉस रो 1 के अबाउट। अब रो 1 के अबाउट कर लिया, अगर आप इसकी को कहता हूं कि C2 कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके बताओ, तो C2 कॉलम के अबाउट भी अपन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कोफैक्टर्स अपन निकालना जानते हैं ना, अगर अपन इसको मान लो माइनर की फॉर्म में लिखता हूं तो ये A11 ये प्लस होगा तो इंटू M11 आ जाएगा, ये 1 + 2 माइनस है, 1 + 2 ऑड है तो माइनस टाइम्स A12 इंटू इसका माइनर, 13 1 + 3 फिर इवन हो गया तो A13 इंटू क्या आ जाएगा वापस आपके पास माइनर आ गया। ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करा अपन ने किसके अबाउट, तो रो फर्स्ट के अक्रॉस। ऐसे ही डिटर्मिनेंट को आप अगर एक्सपेंड करोगे, मान लो मैं लेता हूं इस बार सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट हो जाएगा A12 इंटू इसका कोफैक्टर C12 प्लस सेकंड एलिमेंट A22 इसका कोफैक्टर C22 प्लस थर्ड एलिमेंट हो गया सेकंड कॉलम का A32 और इंटू इसका कोफैक्टर हो गया C32। अब अगर इन्हीं को लिखेंगे तो माइनर की फॉर्म में लिखूंगा तो 1 + 2 ऑड है तो यहां पे माइनस A12 इंटू M12 आ गया, 2 + 2 इवन तो डायरेक्टली कोफैक्टर माइनर के बराबर हो जाएगा, 2 + 3 अगेन माइनस A32 इंटू M32 हो गया। तो आप डिटर्मिनेंट को ऐसे आप एक्सपेंड करते जाओ, 6 रो हैं और मतलब 3 रो और 3 कॉलम, तो 6 तरीके से आप एक्सपेंड करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आने वाली है। जैसे क्वेश्चन अपन इस पे कर लेते हैं कि अगर आपको ये डिटर्मिनेंट डायरेक्ट मैट्रिक्स दे रखी है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं वापस इसको बोल रहा हूं कि मैं रो 1 के अबाउट ही इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो रो 1 के अबाउट अगर लेता हूं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, अच्छा देखो अगर आप किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड करो, कोफैक्टर और माइनस, कोफैक्टर क्या होता है,
या तो माइनर के बराबर होगा या फिर माइनस टाइम्स माइनर होगा। तो इंपॉर्टेंट है निकालना क्या, माइनर। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, इनके जब आप कोफैक्टर फाइंड करोगे तो वो आपके पास क्या आएंगे, माइनस टाइम्स जो आएंगे वो माइनर आएंगे। तो इसलिए अपन यहां पर यह देख लेते हैं कि मैं अगर एक्सपेंड करने जा रहा हूं रो 1 के अबाउट, तो वापस कैसे एक्सपेंशन करेंगे अपन, एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर। तो पहला एलिमेंट हो गया 1 इंटू कोफैक्टर। मैंने यहां पर क्या करा, ये वाला माइनर, इसका जो माइनर होगा वो कोफैक्टर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, माइनर लिख देता हूँ। तो इसका माइनर क्या होगा, वन एलिमेंट का फर्स्ट रो हटाई, फर्स्ट कॉलम हटाया, क्या पूरा अपन ढंग से लिख लेते हैं रुको, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। अब ये सर्कल कर रखा है, इसका मतलब इसका जो आप कोफैक्टर निकालोगे वो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनर टाइम्स। तो 2 इंटू माइनर M12 और फिर प्लस 3 इंटू माइनर M13। माइनर निकाल लेते हैं, 1 इंटू M11 माइनर निकालना कैसे बताया था आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो 1 2 माइनस 1 2, इनकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस 2 इंटू फिर 1 2 माइनर 1 2, तो फर्स्ट रो हटी सेकेंड कॉलम हटा, तो बचेगा 3 2 4 2, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो हटी थर्ड कॉलम हटा, तो 3 1 4 माइनस 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आपके पास -13 आ जाएगी। ये मैंने किसके अबाउट एक्सपेंड करा है, R3 के अबाउट। अब आप किसी और रो या किसी और कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके आप वेरीफाई कर लेना, आंसर आपके पास सेम ही रहेगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, ये जो 4 एलिमेंट मैंने यहाँ पर इनको सर्कल करा है, रेड मार्कर लगाया है, ये इसलिए लगाया कि आप ऐसा नहीं कि पहले आप कोफैक्टर का फॉर्मूला लगाओ फिर आप माइनर का फॉर्मूला लगाओ। आप डायरेक्ट बात दिमाग में रख लो कि अगर आप फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हो तो यहां पर जो एलिमेंट होगा वो माइनस टाइम्स एलिमेंट आएगा इंटू माइनर आ जाएगा। अगर आप मान लो एक्सपेंड कर रहे हो सेकंड कॉलम के अबाउट, तो इसका एलिमेंट ये क्या होगा, माइनस टाइम्स इंटू को माइनर, इसका होगा माइनस टाइम्स इंटू क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। तो इन 4 जगह की जो कोफैक्टर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव आएगी। किसी के अबाउट एक्सपेंड कर लो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है डिटरमिनेंट। आज का होमवर्क नोट कर दो आप लोग।